हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्यारे बच्चों देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगी। देखो, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने डेली पढ़ा ईमानदारी से, जैसे मैंने आपको फिर फर्स्ट लेक्चर दिया, फिर मैं सेकंड दूंगा, ऐसे लेक्चर्स देता रहूंगा, तो अगर आपने इसको बड़े ध्यान से सुना आखिरी तक और उसके बाद आपने होमवर्क भी किया बड़े ध्यान से, मतलब डेली की डेली आपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं किया, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। वरना आपके सर पे टेंजेंट बनेंगे और यहाँ पर ऐसे चिड़िया घूमती दिखाई देंगी। राइट, सो डेली पढ़ना है, चिड़ियाओं से बचना है, ठीक है, सुंदर कन्याओं से भी बचना है और सुंदर चिड़ियाओं से भी बचना है। तो डेली पढ़ना है और ईमानदारी से होमवर्क भी करना है। राइट, चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बट उससे पहले मैं आपको सारी बेसिक बातें बताऊंगा जिसकी हमें जरूरत है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, चाहे वो 11th की हो या उससे पहले की हो। राइट, फिर बच्चों, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, आपने 11th में पढ़ा होगा कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसे सपोज कीजिए आपने डाई को थ्रो किया, कॉइन को टॉस किया, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, 52 कार्ड में से एक कार्ड बाहर निकाला, या कोई भी गेम है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो उसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एन आउटकम। राइट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड एन आउटकम। ये 11th की बात है, 11th में पढ़ा था इसके बारे में। उन सभी आउटकम्स को ना एक सेट के अंदर डाल दो, उन सभी आउटकम्स को एक सेट के अंदर डाल दो, दैट सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था 11th में कि जो सैंपल स्पेस होता है ना, इसको हमेशा एस से डिनोट किया जाएगा। राइट, सो दिस इज अबाउट आउटकम एंड सैंपल स्पेस। ये कुछ एग्जांपल है, थोड़ा सा 11th का रिकॉल करा रहा हूं, आई डोंट नो कितनों ने पढ़ा है, कितनों को याद है। राइट, तो जैसे सपोज कीजिए आपने एक कॉइन को टॉस किया एक बारी, तो सैंपल स्पेस बनेगा एस। और सोच के देखिए आपने कॉइन को टॉस किया तो क्या पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे सैंपल स्पेस में? 2। इन द सेम वे, अगर आपने उसी कॉइन को 2 बार टॉस किया, मतलब एक कॉइन है उसको 2 बार टॉस किया, या 2 कॉइन्स हैं उनको एक बार टॉस किया, हमारे जो आउटकम्स है वो इस बार 4 बनेंगे। सोच के देखिए। अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन्स को एक बार टॉस करो, यहाँ पर सब कुछ सेम माना जाता है, आउटकम सेम आएंगी तो सैंपल स्पेस भी सेम बनेगा। तो अगर मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो मेरा सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स आएंगे, एच एच टी टी एच टी टी एच, और ऐसे ही सैंपल स्पेस में कितने आएंगे मेरे? 4। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक वाला काउंट कर लो जितना एक बारी में हो रहा है, उसके बाद उसकी पावर बढ़ाते जाओ। राइट, उसके बाद उसकी पावर बढ़ाते जाओ। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या होगा? एच एच टी, ऐसे ही सेम 8 केसेस बनेंगे। राइट, जैसे एक बार में काउंट किया था तो कितने आए थे? 2 आए थे ना। इस बार कितना कर रहे हैं? 3 बार कर रहे हैं ना, तो 2 की पावर 3 8। जैसे मैंने आपको बोला एक कॉइन है उसको 50 बार टॉस किया गया, तो एक बार में टॉस करने पे कितने आउटकम्स आएंगे? 2। 50 बार टॉस करने पे 2 की पावर 50। बहुत सिंपल है। राइट, ऐसे ही अगर आपने एक डाई को थ्रो किया एक बारी तो ये आउटकम्स है और सैंपल स्पेस में इतने एलिमेंट्स आएंगे। अगर उसी डाई को 2 बार थ्रो किया जाए, या 2 डाइज हैं उनको एक बार थ्रो किया जाए, एक ही बात मानी जाएगी। तो अगर एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया तो 6 की पावर 2, मतलब एक बार वाला देख लो कि एक बार करने पे कितना होगा। तो आपने इसको अगर दोबारा किया है तो 6 की पावर 2। मैं आपको बोला कि एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया तो 6 की पावर 3। एक बार का देख लो, उसके बाद पावर बढ़ाते जाओ जितनी बार आपने इसको थ्रो किया है। राइट, चलो थोड़ा सा जवारी बना देता हूं आप लोगों को, पत्ते शत्ते खेलते होगे घर पे, है ना। तो ये थोड़ी सी डिटेल है, कुछ बहुत ही गौ आदमी होते हैं, बहुत शरीफ से बच्चे होते हैं ना, ये उनके लिए है। उनको तो नहीं पता पत्ते क्या होते हैं, तो शायद देखे भी नहीं होंगे, तो ये उनके लिए है। थोड़ा सा बिगाड़ देता हूं उनको मैं, जो शरीफ से बच्चे हैं, बेचारे गौ आदमी है ना। चलिए, 52 पत्ते होते हैं भाई, सिंपल सी बात है, इतना याद रखना, मार्केट में इमेज बनेगी, ताश खेलने आते हैं, है ना। 52 पत्ते होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं 26, ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26। राइट, उसके बाद हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। जो जुआरी है, तुम में से जो पत्ते खेलते होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन कौन से है। अगर आपको पता है ना तो मुझे सबके ना हिंदी में नाम बताना, डायमंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, हार्ट को, क्लब को और स्पेड को। जिसको पता है हिंदी में मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि हिंदी में इन सबको क्या बोलते हैं। राइट, लेट्स सी किस किस को सही आता है। तो 4 सूट्स होते हैं, ठीक है, हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स इन ईच सूट। आप कोई भी एक पर्टिकुलर सूट ले लो, जैसे मैंने डायमंड उठा लिया, डायमंड की बात की जाए तो उसमें 13 कार्ड्स होंगे, और उन 13 कार्ड्स में से ना 3 फेस कार्ड होंगे और एक एस कार्ड होगा। तीन फेस कार्ड आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन से होते हैं, है ना। तो वो फेस कार्ड होंगे, जैक, क्वीन, किंग।
और एक एस होता है इक्का जो सबसे बड़ा होता है, राइट। तो ये कुछ ताश के बारे में है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन चारों को हिंदी में क्या बोलते हैं और सही नाम के साथ, ऐसा नहीं कि आगे पीछे, मतलब डायमंड को क्या बोलते हैं ऐसे, डायमंड को हिंदी में ये बोलते हैं ऐसे, ठीक है। चल आगे चलते हैं। ये भी हमने 11th में पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ए की क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, राइट, दैट इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूं। एक कॉइन को दो बार टॉस किया गया तो सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं, दैट इज एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे हमारे, 4। What is the probability of getting heads on both tosses? So let A, मैंने एक इवेंट बनाया of getting head on both tosses। आप लोगों ने 11th में ये पढ़ा था कि यार आप जब भी कोई इवेंट बनाओगे ना, वो इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस के अंदर से ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो इसी के अंदर से ढूंढो फिर ऐसा कौन सा केस है जिसमें दोनों पे हेड आ रहा है। देखो ये वाला केस है, दोनों पे हेड आ रहा है और इसके अलावा दोबारा कभी नहीं आ रहा, तो ए में कितने आएंगे, एक ही आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे फिर ए में, 1। देयरफॉर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ टॉसेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, दैट इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 1/4। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। ये हमने 11th में पढ़ा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करा देता हूँ। आई डोंट नो कितने बच्चों को 11th का याद है, कितनों ने पढ़ा है, क्योंकि 11th में मोस्टली बच्चे मस्ती में होते हैं, है ना। सो ये कुछ 11th का बेसिक सा है जो आपको पता होना चाहिए। हम इसी की हेल्प से आगे पढ़ने वाले हैं। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। भाई सैंपल स्पेस क्या बनेगा, टू द पॉइंट पता होना चाहिए, एक भी आउटकम मिसिंग नहीं होनी चाहिए। लिखना है कि नहीं लिखना है, दैट विल सी। अगर किसी का सैंपल स्पेस छोटा है तो हम हमेशा लिखेंगे, किसी का सैंपल स्पेस बहुत बड़ा है तो हम लोग लिखेंगे नहीं, बट हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि उसके सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने होंगे, राइट। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ना, उसको एक इवेंट माना जाएगा ए की हेल्प से, राइट। अगर दो होंगे तो एक को ए एक को बी, उसके बाद तो सिंपल सी चीजें हैं जो हमने पहले किया था, राइट। चल इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक बेसिक सा क्वेश्चन और भी है, फिर आगे चलते हैं। 12th का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं इस चैप्टर का। हमारे पास 25 टिकट्स हैं जिनके ऊपर नंबर लिखा है 1 to 25। एक टिकट को ड्रॉ किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। सिंपल सा फंडा है, आपके पास 25 टिकट्स हैं, सभी के ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू 25 लिखा हुआ है। आपने एक टिकट को उठाया उस 25 में से, राइट। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि सैंपल स्पेस में जो है 25 एलिमेंट्स होंगे। तो वो कह रहा है कि जो टिकट आपने उठाई है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो मल्टीपल ऑफ 2 या मल्टीपल ऑफ 3 होगी। मतलब दोनों की बात कर रहा है, चॉइस के साथ 2 और 3। सो दो केसेस बनेंगे फिर यहां पर, इवेंट ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल of 2, similarly event of getting a multiple of 3। अब सोच के देखो, n of a की बात कर लेते हैं और फिर n of b की भी बात करेंगे। सोच के देखो, 1 से 25 के बीच में 1 to 25 तक 2 के मल्टीपल्स कितने होंगे, 12 होंगे, राइट। 1 से लेके 25 तक 2 के कितने मल्टीपल्स होंगे, 12 होंगे, राइट। 2 4 6 ऐसे। यहाँ पे काम करो, 25 को 2 से डिवाइड कर दो, जो भी इंटीग्रल पार्ट आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ मल्टीपल्स। सो n ऑफ a कितना होगा, 12। सिमिलरली n ऑफ b निकालेंगे तो वो 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 to 25 में 3 के 8 मल्टीपल्स होते हैं। बट यार एक प्रॉब्लम है यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने 6 ले लिया, 12 ले लिया, 18 ले लिया, 24 ले लिया, ये वो है जो 2 के भी मल्टीपल है और जो 3 के भी मल्टीपल है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो यार ये तो 2 बार काउंट हो रहे हैं ना, तो इसके बारे में भी काम करना पड़ेगा फिर। मतलब कि अगर मैं बात करूं वो वाले जो दोनों में कॉमन आएंगे, जो दोनों में कॉमन आएंगे, मतलब वो 2 के भी मल्टीपल्स होंगे और वो 3 के भी मल्टीपल्स होंगे। सो इन शॉर्ट वो 6 के मल्टीपल्स होंगे, राइट। सो 6 12 18 24, तो 4 ऐसे बनने वाले हैं, सो दैट विल बी 4, राइट। सो भाई 11th क्लास से हमें ये फॉर्मूला तो पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो टिकट मल्टीपल ऑफ 2 होगी या मल्टीपल ऑफ 3 होगी। और का मतलब क्या होता था वहां पर, यूनियन। 11th में पढ़ा था हमने, और का मतलब होता है यूनियन, मतलब आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और फॉर्मूला ये था 11th में, याद है तो भी अच्छी बात है, नहीं याद है तो अब लिख लेना,
ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, राइट। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं 12, टोटल कितने हैं सैंपल स्पेस में 25, प्लस फेवरेबल कितने हैं बी में 8, टोटल कितने हैं 25, ए इंटरसेक्शन बी में फेवरेबल कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 25। सो भाई इन सब का एलसीएम आएगा 25, ये 12 और 8 20 माइनस 4 16, 16 बाई 25। तो भाई ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये भी हमने 11th में पढ़ा हुआ है। तो एक बार थोड़ा सा ना 11th का रिकॉल कर लेते हैं ताकि वो हो जाए। जैसे वो होता नहीं है, कोई मूवी आती है, कोई नई सीरीज आती है, तो वो वाले क्या करते हैं ना, वो जैसे कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म हो क्या करता है ना, वो पुराने वाला सीजन ना एक बार वहाँ पे दोबारा पर आता है ना, वो सबसे मोस्ट वॉच्ड में या ऊपर आता है, जो फ्रेश चीज़ें ऐड की गई होती है उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो ये वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि भाई नया सीजन शुरू होने वाला है प्रोबेबिलिटी का, पिछले सीजन का मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको नई सीजन में प्रॉब्लम ना हो, फ्लैशबैक टाइप, ठीक है। सो ये 11th का है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 12th का है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है 12th का, और इसके लिए हमें पिछले वाला आना जरूरी था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी ये आपको पता होगा, तभी आप अगले वाला पढ़ पाओगे। तो ये नया सीजन है प्रोबेबिलिटी का, लास्ट सीजन है, इसके बाद खत्म। मतलब यार तुम लोग भी सोचोगे सर पहली बार 8th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, फिर 9th में, फिर 10th में, फिर 11th में, 12th में, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, चुड़ैल की तरह पीछे पड़ी हुई है ना। अब छोड़ दे, ये लास्ट है, ये लास्ट सीजन है इसका, उसके बाद ये सीरीज खत्म, ठीक है। चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे ना वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी थी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कंडीशन लगने वाले पे देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसके ऊपर मैं कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसके ऊपर मैं कंडीशन लगा दूंगा कि भाई मान लो, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई एक इवेंट है ए, उसको होना है तो होने दो, बट उसको एक दूसरा इवेंट है बी, उसके होने से फर्क पड़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब आपने ए के ऊपर कंडीशन लगा दी कि भाई ए की प्रोबेबिलिटी बताओ सच दैट उसको बी के होने से फर्क पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन में भी आपको यही पहचानना है, क्या इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी या नहीं लगेगी। बहुत रेयरली क्वेश्चन में लिखा जाएगा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वरना ये आपको खुद से समझना है कि यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी होगी। सिंपल शब्दों में बताता हूँ क्या पहचान है उसकी। आपको ना वहां पर दो इवेंट दिए होंगे, एक ए और एक बी। आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और बी की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी। मतलब वो बोलेगा कि भाई एक इवेंट ए है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो सच दैट बी हैज हैपेंड, या गिवन दैट बी हैज हैपेंड, ऐसा कुछ लिखा होगा कि भाई एक इवेंट हो चुका है, दूसरे की निकालो। सो उसकी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको ए मानेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में जिसके होने से फर्क पड़ रहा है उसको बी मानेंगे, राइट। सो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो सपोज करो हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जिसकी निकालनी है उसको ए मानेंगे, जो गिवन होगा ना कि बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जो गिवन होगा ना कि बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, दैट विल बी डिनोटेड बाय बी। सो वो जो नई प्रोबेबिलिटी है दैट इज गिवन बाय दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। अब इसको ए स्लैश बी बोलो या ए गिवन बी बोलो, दैट इज योर विश। तो ऐसे लिखा जाएगा कि भाई ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और गिवन ये है कि बी हो चुका है, वो जो इवेंट गिवन होगा ना उसको बी माना जाएगा, जिसकी निकालनी है उसको ए माना जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमने अभी निकाली पिछले क्वेश्चन में, तो वैसे ही निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोवाइडेड दिस इज नॉन जीरो। दिस इज नॉन जीरो का सिंपल सा मतलब है बी को होना पड़ेगा तभी कंडीशन की बात बनेगी। अगर बी हो ही नहीं रहा है तो फिर कंडीशन ही कहां हुई, फिर तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, राइट। चले एक छोटे से क्वेश्चन की हेल्प से ना मैं आपको सबसे पहले ना वैल्यूज पुट करना सिखा देता हूं, फिर मेन जो क्वेश्चन है उनके ऊपर चलेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, आपको निकालना है इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। फॉर्मूले के हिसाब से ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सेकंड वाला इवेंट होता है ना गिवन वाला, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज 0.32 अपॉन 0.5। इसको सोल्व करना आपका काम है, ठीक है, इसको सोल्व करना आपका काम है। जो भी आएगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। मतलब आपको सबसे पहले ना मेरा काम ये है कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। आपको मैंने ये बता दिया कब लिखना है इसको, कब इसका यूज होगा, क्वेश्चन की पहचान क्या है। उसके बाद फॉर्मूला याद कराना भी मेरा काम है, क्योंकि अगर आपको ये पता लग भी जाए कि यार वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, आपको फॉर्मूला ही बनाना ना आए तो प्रॉब्लम है। सो एक दो क्वेश्चन की हेल्प से ना मैं पहले आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला लिखना कैसे है, फिर हम मेन क्वेश्चन पे चलेंगे, राइट। चल इसको सोल्व कर लीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए। 3 पार्ट्स हैं, मैं सारे नहीं करूंगा, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आपको दे रखा है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सो ऐसा करते हैं, इसकी हेल्प से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ना बी गिवन ए दे रखा है, मतलब इस बार क्या है कि बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए हो चुका है, राइट। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो सेकंड पे लिखा होता है नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी आती है, राइट। दैट इंप्लाइज, ऐसा करते हैं यहाँ पर ना वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू मेरे पास 0.4 दे रखी है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात होती है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हमें दे रखा है, दैट इज 0.8, सो दैट इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.4 into 0.8, that will be 0.32। सो ये आ गया, राइट। अब अगर मेरे पास ये आ गया तो सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। बहुत इजी टॉपिक है प्यारे बच्चों, शर्त बस यही है कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? देखो, आप इतने दिनों से चैनल पे जुड़े हुए हो, अगर आप नए भी हो तो भी आप पिछले मैटर उठा के देखिएगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि डेली पढ़ोगे तो मार्क्स आएंगे। वन थिंग इज फिक्स्ड, आपको हमेशा बोलता हूँ, लिटिल बाय लिटिल, डे बाय डे, दिस इज हाउ यू विन, दिस इज हाउ यू विन। डेली डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे हम लोग, जीत निश्चित है हमारे, राइट। चलिए, तो भाई इसके हिसाब से फॉर्मूला बनाते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो सेकंड पे लिखा होता है उसकी प्रोबेबिलिटी। ये हमने अभी निकाला है, 0.32 आएगा। और पॉइंट बी की बात करें दैट इज 0.5। इसको सोल्व करना आपका काम है, राइट। इसको सोल्व करना आपका काम है। थर्ड पार्ट भी इजी है, हमने अभी किया है इसको, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है हमें, सो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीनों चीजें हमारे पास हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी है। तीनों चीजों को यहाँ पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन आपको भी पता है, मैं हमेशा आपसे ही करवाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब कुछ मैं आपको करके दूं, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। सीखोगे तभी जब खुद करोगे। बात समझ में आ रही है? वही पुरानी कहावत है, अगर आपको स्विमिंग सीखनी हो ना तो सिर्फ किताब पढ़ के स्विमिंग नहीं आएगी, स्विमिंग पूल में कूदना भी तो पड़ेगा। अगर आपको मैथ सीखना है ना तो सिर्फ लेक्चर देख के नहीं सीखा जाएगा, खुद से भी कुछ करना पड़ेगा लेक्चर में, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? चलो, आई थिंक आपको फॉर्मूला लगाना आ गया होगा, बड़ा इजी वे में आपको फॉर्मूला लगाना आ गया होगा कि कैसे लगाना है। ठीक है, आगे चलते। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्चुअली में स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आगे चलते हैं। आपको दो चीजें ढूंढनी है यहाँ पर, एक तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और एक इवेंट वो जो आपको गिवन है। एक तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम लोग ए मानेंगे, और एक जो हमें गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 4। सो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए मान रहे हैं। इवेंट दैट the sum of numbers on 2 dice is 4। चलिए ए लिख लेते हैं कि ए होगा क्या। अब आप खुद सोचिए, देखिए, गिवन दैट 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different, मतलब ये गिवन वाला इवेंट है, ये बी बनेगा हमारा। जो चीज गिवन है वो बी बनेगा, वो सेकेंड इवेंट बनेगा। तो सेकेंड इवेंट क्या बनेगा हमारा? गिवन दैट 2 numbers appearing on 2 dice are different। ये हमारा बी इवेंट है, ये वो है जो हमें इवेंट गिवन है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं ए के बारे में भी और बी के बारे में भी। बात करते हैं ए इवेंट के बारे में। गिवन दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 4, मतलब वो जितने भी टोटल बनेंगे, आप सोच के देखो, 2 डाइस को थ्रो किया है, टोटल 36 बनने वाले हैं। 36 में से आपको वो वाले उठाने हैं। देखो ऐसे वाले इवेंट्स बनेंगे ना, 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, ऐसे 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 6 एंड सो ऑन, लास्ट वाला क्या होगा? 6 6। तो टोटल कितने बनने वाले हैं यहाँ पर? 36। तो ये सैंपल स्पेस बनेगा हमारा, राइट। दिस विल बी आवर सैंपल स्पेस, फाइन।
हमें इवेंट ए के लिए वो वाले उठाने हैं आउटकम्स जिसमें नंबर ऑफ जो सम है दो नंबर्स का उनका 4 आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे बीच में कुछ नंबर्स ऐसे भी आएंगे ना 2 2, यहाँ पर बीच में कुछ नंबर्स ऐसे भी आएंगे ना 2 2, यहाँ कहीं बीच में आएंगे 2 2 आएगा, यहाँ कहीं बीच में 1 3 आएगा, कहीं पर 3 1 भी आएगा, है ना। तो ये सब भी चीज में आएंगे ना, हमें वो उठाने हैं जिनका सम 4 बनेगा, जैसे 1 3 का सम, 2 2 का सम और 3 1 का सम 4 आने वाला है। तो ऐसे कितने बनेंगे हमारे 1 3 बनेंगे, तो 3 1 भी आएगा, फिर 2 2 भी आएगा, 2 2 आएगा तो 2 2 ऑलरेडी आ चुका है, फिर मतलब इसके अलावा कौन बनेगा 4, अगर 4 ही ले लिया फिर तो 4 से ज्यादा ही बनेगा ना, क्योंकि 0 तो यहाँ होता नहीं है। तो यही आपके पॉसिबल बनने वाले हैं, राइट, ये वो है जो पॉसिबल बनेंगे। अब बी पे चलते हैं, ये वो है जो पॉसिबल आपके बनेंगे 1 3 3 1 2 2, इसके अलावा तो कोई बन नहीं सकता। अब उनकी बात करते हैं जो अलग अलग हैं, जैसे 1 1 तो नहीं होगा काउंट इसमें क्योंकि ये सेम सेम हो गए, 1 1 के बाद 1 2 आएगा, अलग अलग है, ये काउंट होगा 1 3 एंड सो ऑन, ऐसे देखना है हमें। अब आप एक बात खुद सोच के देखो, सैंपल स्पेस में 36 आ रहे हैं तो सेम कितने होंगे, आप खुद सोचिए देखो, सेम कितने होंगे, 6 ही बनेंगे, तो डिफरेंट कितने होंगे 30 होंगे, और वो डिफरेंट ऐसे कुछ दिखते होंगे 1 2 1 3 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 तो आ नहीं सकता, फिर 2 3 एंड सो ऑन। सबसे लास्ट वाला क्या बनेगा 6 5, सबसे लास्ट वाला क्या बनेगा 6 5, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, हमें जो निकालना है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज निकालेंगे। तो भाई हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चों इतने ध्यान से समझो कि अगले आने वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ही ना हो, तो इसलिए हमेशा पहला क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना टॉपिक से रिलेटेड, उसको बड़े ध्यान से समझा करो, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है, फॉर्मूला बनेगा, अभी हमने सीखा ये बनेगा, तो हमें इन सबकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने आने वाले हैं टोटल, देखो टोटल 36 है, सेम सेम कितने होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसके अलावा तो कोई सेम नहीं आएगा, तो मतलब कितने होंगे 30/36, राइट। बात करें ए इंटरसेक्शन बी के बारे में, क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी की भी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा कि उनका सम जो है वो 4 आएगा। ए का मतलब क्या है कि उनका जो सम है वो 4 आएगा, और बी का मतलब क्या है कि वो जो दो नंबर्स दिख रहे हैं आपको वो अलग अलग होने चाहिए, मतलब इसमें और इसमें आपको कॉमन देखना है कौन होगा, ठीक है। सम 4 आना चाहिए और जो नंबर है दोनों के वो अलग अलग होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी बनाऊंगा तो उसमें 1 3 आएगा, देखो इनका सम भी 4 आ रहा है और ये अलग अलग भी है, फिर 3 1 भी आएगा, इसके लिए भी ट्रू है, 2 2 नहीं आ पाएगा क्योंकि 2 2 का सम 4 तो आ रहा है बट वो अलग नंबर्स नहीं है ना। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर ए इंटरसेक्शन बी की, दैट इज 2/36, 2/36 फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 2/36 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 30/36। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी 1/15, ये आपका आंसर होगा। मैंने इनको यहाँ पर जानकर कैंसिल आउट नहीं किया था ताकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होगा तो डायरेक्ट कट जाएगा, 2/30 दैट विल बी 1/15। तो प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये आपको खुद से पता करना है। पता कैसे करना है, एक तो इवेंट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक दूसरा इवेंट होगा जो आपको गिवन है। अगर ये दो चीजें आपको दे रखी है मतलब वो क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर आगे चलते हैं। जरा ध्यान से देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग एन एस आने की, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए मानना है, राइट। इन द सेम वे हमें एक इवेंट बी भी देखना पड़ेगा जो गिवन होगा, गिवन दैट द कार्ड ड्रॉन वाज ब्लैक कार्ड, ये कौन सा इवेंट बनेगा, दैट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक, ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक, राइट। सो कर लेते हैं बात, हमें निकालना है फॉर्मूले के हिसाब से कुछ चीजें निकालनी है, पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं उसके हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। सो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। चलिए
ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब होगा कि एस आ रहा है, देखो ए का मतलब क्या है, एस मिलना चाहिए, एस आना चाहिए और वो ब्लैक कलर का होगा। अब खुद सोच के देखो, हमने जब पढ़ा था, अभी हमने जो बात की था कार्ड्स के बारे में, तो उसमें जब लोगों मैंने जवारी बनाया था, है ना। अब इसमें देखो, अब ब्लैक कितने होते हैं, 26 होते हैं, 2 सूट्स होंगे, है ना। और अभी आपको मैंने बताया कि हर एक में एक एस कार्ड होगा, तो एक एस कार्ड इसके पास है, एक एस कार्ड इसके पास है, तो ब्लैक वाले में एस कार्ड कितने होंगे, 2, राइट। ब्लैक वाले में एस कार्ड कितने होंगे, 2, तो ब्लैक वाले में एस कार्ड हो गए 2, टोटल कितने हैं, 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात कर लेते हैं कि जो कार्ड है वो ब्लैक होंगे, ब्लैक कितने होते हैं, 26/52, 26/52। सो फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट इज 2/52 अपॉन 26/52, दैट विल बी 1/13, दैट विल बी 1/13, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा 1/13। चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस क्वेश्चन के आगे मैंने लिख दिया ना बोर्ड्स है, आप ये लगा लो कि क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। मतलब आपको विश्वास होगा कि हाँ यार देखो सर ने बोला था क्वेश्चन पेपर में आएगा और वो आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, फिर आगे चलते हैं। हमें ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि एक कपल है, उसके 2 चिल्ड्रन हैं, अब 2 बच्चे हैं अगर उसके पास, तो यही पॉसिबल केसेस है, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, जो बड़ी है वो लड़की हो सकती है, छोटे वाला लड़का हो सकता है, या जो बड़ा है वो लड़का हो सकता है, छोटे वाली लड़की हो सकती है, या दोनों ही लड़के हो सकते हैं, बड़ा भी लड़का है और छोटे वाला भी लड़का है, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, सो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए लेट करेंगे। इवेंट दैट बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज। चलिए फर्स्ट केस की बात करते हैं। गिवन क्या है आपको कि वन ऑफ देम इज अ बॉय, सो लेट बी, एक इवेंट बनेगा दैट वन ऑफ देम इज अ बॉय, वन ऑफ देम इज अ बॉय। सो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की बात कर लेते हैं, तो ऐसा करते हैं, मैं आपको सबसे पहले ये लिख के दिखाता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी बनेगा क्या। सो हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात कर लेते हैं। ए का मतलब क्या है, बोथ आर बॉयज, मतलब दोनों ही लड़के होने चाहिए, तो वो ये वाला केस बनना है ना। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही लड़के होने चाहिए, तो वो ये वाला केस बनेगा। बी कह रहा है कि वन ऑफ देम इज अ बॉय, वन ऑफ देम इज अ बॉय। अब बी की बात करूं तो बी के हिसाब से जो बनने चाहिए वो होंगे कि वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो ये 3 केसेस बनेंगे, जिसको मैंने व्हाइट से डिनोट किया है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको ब्लू से डिनोट किया है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें इंटरसेक्शन की बात करनी है, मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए। दोनों ट्रू होने का मतलब क्या है कि दोनों लड़के हों और वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो दोनों में कौन सा केस आएगा, ये वाला। सो यहां पर आएगा आपका बी बी। तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी फिर आपकी, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की भी बात कर लेते हैं। इवेंट दैट वन ऑफ देम इज अ बॉय, वन ऑफ देम इज अ बॉय में कितने केसेस हैं, 3/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 1/4 upon 3/4, that will be 1/3, that will be 1/3। सेकेंड केस पे चलते हैं। सेकेंड केस में हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि बी में ऑलरेडी यूज कर चुका हूं ना, इस बार मैं सी का यूज कर रहा हूं, ठीक है। वैसे आप बी का यूज करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक सेम क्वेश्चन है तो इसलिए मैं सेम नोटेशंस नहीं चाहता यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो मैंने बी यूज किया है वो इवेंट है, यहाँ पर जो बी यूज किया है वो मेरा एक आउटकम है, राइट। अगर आपको उसमें भी कंफ्यूजन है तो वी कैन सिंपली डू वन थिंग, अगर आपको लग रहा है कि वहां पर भी बी है और वहां पर भी बी है, तो आप इसको सी मान सकते हो,
उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसा है तो आप इसको सी मान लीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सब एक ही चीज है यहाँ पर, और फिर इसको हम डी मान लेंगे। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना कंफर्टेबली क्वेश्चन को समझ सकते हैं। सो इस बार जो गिवन है वो क्या है, ओल्डर चाइल्ड गिवन इवेंट दैट ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। सो डी लिख लेते हैं कि हमारा डी बनेगा क्या, कि बड़े वाला जो है वो बॉय होना चाहिए, बड़े वाला बॉय इस केस में है, सो दैट विल बी बी जी एंड बी बी। उसके बाद हमें लिखना है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन डी क्या बनेगा हमारा, बोथ आर बॉयज, मतलब ये वाला केस बनेगा। ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, ये और ये बनेगा। सो दोनों में कॉमन देखो कौन से वाला है, एक वही है बी बी, तो यहां पर क्या आएगा आपका बी बी। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए इंटरसेक्शन डी की 1/4, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी डी की 2/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, that is 1/4 upon 2/4. So the answer will be 1/2, right? प्यारे बच्चों का आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो आपके लिए एक्सरसाइज है बहुत सिंपल सी। आपको करना क्या है, जहां पर भी बॉय लिखा है आपको वहां पर गर्ल लिखना है और खुद से ट्राई करना है। जहां पर भी बॉय लिखा है क्वेश्चन में वहां पर आपको गर्ल लिखना है और खुद से ट्राई करना है, और मुझे कमेंट में बताना है कि जो फर्स्ट पार्ट का मेरा आंसर आया है और जो आपका आंसर आया है वो सेम आएगा, जो मेरा आंसर सेकंड पार्ट का आया है और जो आपका आंसर सेकंड पार्ट का आएगा क्या वो सेम है। क्योंकि ये क्वेश्चन बॉय और गर्ल किसी में पूछा जा सकता है, और उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने कराया है बोर्ड्स के लिए ये वाला, और अगर बॉय की जगह पे गर्ल आ गया तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, ये आ सकता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को कर लेते हैं। टू कॉइन्स आर टोस्ट, तो सिंपल सी बात है भाई, सैंपल स्पेस हमारा बनने वाला है एच 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 टी टी एच टी टी। ई का मतलब क्या है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। चलिए तो सबसे पहले ई लिख लेते हैं, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, तो एक कॉइन पे टेल आना चाहिए, तो ये वाला केस बनेगा। एफ का मतलब क्या है, वन कॉइन शोज टेल, वन कॉइन शोज हेड, तो एक कॉइन पे हेड आना चाहिए, तो भी यही केस बनने वाला है, राइट। ये बनेगा हमारा। सो ए इंटरसेक्शन एफ की बात करें, दोनों ही सेम है तो इंटरसेक्शन में भी सेम ही आएगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर ए इंटरसेक्शन एफ की, इसमें 2 है, टोटल 4 है, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी एफ की, दैट इज 2/4। सो हमें निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से ई गिवन एफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज 2/4 अपॉन 2/4 विच इज 1। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ए बी हो सकता है, ई एफ हो सकता है, वहां पर कुछ भी हो सकता है, राइट। बट आपका कंसेप्ट जो है ना वो मजबूत होना चाहिए। देखो क्वेश्चन करने का जो मेथड है ना वो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ और नोटेशंस ले लो, बट जो टू द पॉइंट बात है ना, जो लॉजिक है वो सबका सेम होगा, तभी आंसर भी सबका सेम आएगा और आपका आंसर ठीक भी होगा, राइट। चल इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक डाई को 3 बार टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 क्यूब। 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, मतलब वो ये कह रहा है कि जब आपने टोटल लिखने की कोशिश करी तो आपके जो ऐसे लिखे जाएंगे ना वो 1 1 1, पहले पे भी 1 आया, दूसरे पे भी 1, तीसरे पे भी 1, ऐसे ही हो सकता है 4 5 2 आ जाए, कुछ भी बन सकते हैं। टोटल कितने बनेंगे, 2 1 6, इतने केसेस बनने हैं। वो कह रहा है थर्ड के ऊपर ना 4 फिक्स्ड है
कि भाई जो थर्ड है ना उसके ऊपर 4 ही आएगा, थर्ड वाले केस के ऊपर। मतलब जब आप इसको ऐसे लिखोगे ना, ऐसे, तो ये जो थर्ड है ना यहाँ पे 4 फिक्स्ड है कि यहाँ पर 4 ही आना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने बनने वाले हैं, 6 इसकी वजह से, 6 इसकी वजह से, टोटल कितने होंगे, 36। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने आने वाले हैं, 36, राइट। तो हम ऐसे कुछ थोड़े बहुत लिख देते हैं, सारे नहीं लिख पाएंगे हम लोग, तो थोड़े से लिख देते हैं ताकि अंडरस्टूड हो जाए हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार बनेंगे, राइट। तो ये टोटल केसेस कितने बनने वाले हैं, 36। सो ये हो गया हमारा ई वाला इवेंट। बात कर लेते हैं एफ के बारे में। एफ कह रहा है कि 6 and 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टू टोसिस, मतलब कि भाई पहले वाले पे 6 आना चाहिए, दूसरे वाले पे 5 आना चाहिए, फिक्स्ड है। लास्ट वाले पे कोई वो नहीं दे रखी कंडीशन हमें कि लास्ट वाले पे कुछ भी आ सकता है। तो इसके पास कितने केसेस बनने वाले हैं, 6 बनेंगे इसके पास, राइट। इसके पास कितने केसेस बनेंगे, 6 बनेंगे। सो दैट विल बी 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 एंड सो ऑन, लास्ट क्या होगा, 6 5 6। चल बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में। ई का मतलब क्या है कि भाई जो थर्ड वाला है ना उस पे 4 आना चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, हमें दोनों के कॉमन की बात करनी है, तो ई कह रहा है कि भाई थर्ड वाले पे 4 होना चाहिए, और एफ का कह रहा है आपको कि पहले पे 6 और दूसरे पे 5 होने चाहिए। तो कितने केसेस बनेंगे, एक ही केस बनेगा और यही वाला बनेगा, 6 5 4। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर ई इंटरसेक्शन एफ की, 1 फेवरेबल, टोटल 216, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं जरा एफ के बारे में, क्योंकि हमें एफ भी निकालना पड़ेगा। सो एफ हमें यहाँ दे दिया है। सो एफ की प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें, देखो 6 5 6 5 6 5 फिक्स था, तो कितने केसेस बन रहे थे यहाँ पर, 6 बन रहे थे, टोटल कितने हैं, 216। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हमें ये निकालना है यहाँ पर। सो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/216, दूसरे वाले की 6/216। तो प्यारे बच्चों ये आंसर देगा आपको 1/6। आपको ये निकालना था। सो दैट विल बी योर आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आपका होमवर्क है प्यारे बच्चों, आप 13.1 पूरी कर सकते हैं। मिसलेनियस का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो खत्म हो चुका है। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।